Good morning, dear students. Today we are going to take up numerical based upon Faraday's laws. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लास्ट टाइम फेरेडेज के लॉज पढ़ रहे थे. तो फेरेडेज लॉज में हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ा था. फर्स्ट लॉ में हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, इफ़ यू रिमेंबर. ओके, तो ये फार्मूला हमने ड्राइव करा था कि W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी. तो वैसे बताया था कि W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू होता है, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट होता है, Q जो है I इंटू टी के इक्वल होता है. तो जो Z है अगर आपने यहाँ से निकालना हो तो I इंटू टी को W के नीचे लेके जा सकते हैं. और इसके अलावा ये भी बताया था कि अगर आपको Z की वैल्यू पुट करनी है किसी न्यूमेरिकल में तो इक्वलेंट मास को 96,500 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो है Z निकल आएगा. और इक्वलेंट मास निकालने के लिए भी आपको फार्मूला दिया हुआ है कि एटॉमिक मास जिसका भी आपने एलिमेंट का जिस एलिमेंट का आपने इक्वलेंट मास निकालना है उसके एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड या लॉस्ट या उसके ऊपर जो चार्ज है उससे डिवाइड कर दीजिए तो इक्वलेंट मास एलिमेंट का निकल आएगा. ठीक है, तो अब हमारे पास है फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस. पहले न्यूमेरिकल में कहा गया हाउ मच चार्जेस रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होती है. तो इसका पहला पार्ट है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम. तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसमें कितना चार्ज रिक्वायर्ड है एल्यूमिनियम 3+ को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए हमने वो कैलकुलेट करना है. ठीक है, यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड आउट करना है. तो एल्यूमिनियम 3+ एल्यूमिनियम में कैसे कन्वर्ट होगा 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके. 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके ये एल्यूमिनियम बन गया. तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके इक्वल होते हैं 3 फैराडे के इक्वल होते हैं. तो 1 फैराडे किसके इक्वल होता है 96,500 कूलम के इक्वल होता है. तो 3 को 96,500 कूलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट योर आंसर. तो इस तरह से आपने एल्यूमिनियम 3+ को एल्यूमिनियम में रिड्यूस कर दिया, इसकी रिडक्शन कर दी. इसके लिए जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है वो 3 फैराडे है. ठीक है, दूसरा है इसका पार्ट कि आपके पास 1 मोल पर मैग्नेट आयन का है, इसको मैंगनीज में कन्वर्ट करना है. ये पर मैग्नेट है, ये मैंगनीज है. तो पर मैग्नेट में जब मैंने आपको लेक्चर 1 करवाया था तो मैंने बताया था कि मैंगनीज के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है. तो मैंने यहाँ पे फिर से दोबारा से कर दिया. ये पर मैग्नेट है, मैंगनीज X हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है तो 4 ऑक्सीजन है, -1 पूरे पे है पर मैग्नेट पे. तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको X कर दिया, प्लस -2 ऑक्सीजन का चार्ज है और ऑक्सीजन का नंबर 4 है, -2 इंटू 4 हो गया, इज इक्वल टू -1. क्यों किया, क्योंकि इस पूरे पर मैग्नेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, इस पूरे पर मैग्नेट के ऊपर -1 चार्ज है तो इसको -1 के इक्वल कर दिया. तो X यहाँ पे कितना निकल गया +7. इसका मतलब मैंगनीज के ऊपर चार्ज जो है वो कितना हो गया +7 और ये +2 में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर ले कि ये +2 हो जाएगा, नेचुरली 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले. तो कैसे पता चला, बैलेंस कर लीजिए. 7 में ये 7 पॉजिटिव है, 5 अगर नेगेटिव हो जाए तो 5 नेगेटिव को 7 में से सब्सट्रैक्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया. तो इसका मतलब 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें रिक्वायर्ड है अगर आपने पर मैग्नेट को मैंगनीज में कन्वर्ट करना है. तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज जो है वो कितनी होगी 5 फैराडे. तो 5 फैराडे मतलब 5 इंटू 96,500. तो आपके पास ये आपका आंसर आ गया. क्लियर है. तो इस तरह से हम कितना चार्ज रिक्वायर्ड है इन रिडक्शन रिएक्शन में हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम्स रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन. पहले रिडक्शन रिएक्शन थे, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी कि इनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा.
2 मोल्स ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। वाटर की ऑक्सीडेशन किस में करनी है? ऑक्सीजन में। तो वाटर किस में स्प्लिट होगा? हाइड्रोजन आयन में, ऑक्सीजन में, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक वाटर 2 इलेक्ट्रॉन या 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो यहाँ पे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 1 मोल ऑफ वाटर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और जिसके लिए कि 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो अगर 2 मोल ऑफ वाटर हो तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। तो 4 को 96,500 कूलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने 1 मोल फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास फेरस ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है। इसमें आयरन को हमने बैलेंस करा है क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हमने देखना है। तो फेरस ऑक्साइड में आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 निकलता है। ये मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ है, +2 निकलता है। और फेरिक ऑक्साइड में आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 निकलता है। ये मैंने साइड पे निकाल के दिखाया हुआ है। तो मैंने शुरू में ही जो फर्स्ट लेक्चर ही लिया था वो यही लिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड में आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जो है 3+ है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसने कहा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे 3 पॉजिटिव है। तो आप उसमें से अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दें, 3 - 1 कितना हो जाता है? 2 पॉजिटिव। तो दोनों तरफ 2 पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है? 1 फैराडे। 1 फैराडे किसके इक्वल होता है? 96,500 कूलम के। तो इस तरह से आप सेकंड न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आते हैं वो ये वर्बली कैलकुलेट कर सकता है। जैसे फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड, +2 चार्ज 3+ चार्ज, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा, यानी कि 1 फैराडे। 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम इज आंसर। आप इसे वर्बली भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये है कि एक वाटर का मोल जो है वो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो लेकिन यहाँ पे 1 मोल नहीं 2 मोल बोला है, तो आपने कहना कि 1 मोल वाटर जो है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो 2 मोल ऑफ वाटर जो है 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 4 फैराडे के इक्वल हो जाएगी। फैराडे को 96,500 ले लीजिए, 4 को 96,500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। सेकेंड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल पे आ जाइए। इसमें उसने कहा है कि एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट की, इसको 10 मिनट के लिए आपने इलेक्ट्रोलाइज करना है, यानी टाइम हमें 10 मिनट गिवन है। करंट हमें 1.5 एम्पेयर गिवन है। मास हमने कॉपर का कैथोड पे कितना डिपॉजिट होगा, यानी कि W कैलकुलेट करना है। मोलर मास कॉपर का 63.5 उसने दिया हुआ है। NCERT की प्रॉब्लम है, W निकालना है। टाइम गिवन है मिनट्स में, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, 10 × 60 करके 600 सेकंड ले लो। करंट 1.5 एम्पेयर हमें गिवन है। फार्मूला क्या अप्लाई करोगे? W = Z × I × T। तो Z को लगा रहने दिया मैंने, I लिख दिया यहाँ पे, टाइम मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। अब जो Z होता है वो किसके इक्वल होता है? इक्वलेंट वेट ऑफ जो भी जिस सब्सटेंस का भी आपने मास कैलकुलेट करना है, डिपोजिशन जिसकी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसका इक्वलेंट वेट अपॉन 96,500। अब इक्वलेंट वेट किसके इक्वल होता है? पीछे मैंने शुरू में बताया, एटॉमिक मास कॉपर डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कॉपर। तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है? मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 होता है। ठीक है। तो एटॉमिक मास हमें 63.5 गिवन है, तो चार्ज ऑन द कॉपर कितना है?
अपॉन 2 है, तो z जो है इक्वलेंट वेट, ये इक्वलेंट वेट हो गया एटॉमिक मास अपॉन चार्ज अपॉन 96,500। तो z की ये वाली वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए। ठीक है, तो z की ये वाली वैल्यू जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो w इज इक्वल टू ये z की वैल्यू, ये I, ये t, तो आपके पास क्या आ गया 0.294 ग्राम। तो इतना कॉपर जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है सॉल्व्ड एक्सरसाइज की, तो इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से करनी है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। और जिन बच्चों को Z नहीं पता चलता कि Z कैसे निकालना है, इक्वलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस या एलिमेंट अपॉन 96,500। जिनको ये भी नहीं पता चलता कि इक्वलेंट वेट किसके इक्वल है, एटॉमिक मास न्यूमेरिकल में गिवन होगा, अगर वो हायर होगा, यानी कैल्शियम तक तो नहीं वो देंगे। लाइक अगर आप कहें कि कैल्शियम का एटॉमिक मास वो 40 आपको न्यूमेरिकल में दे देंगे तो ऐसा तो नहीं है, या सोडियम का 23 दे देंगे तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो कॉपर है, जिंक है, निकल है, ये थोड़े हैवियर होते हैं एलिमेंट, जैसे सिल्वर है, इनके एटॉमिक मासेस दे देते हैं डिवाइडेड बाय चार्ज। तो चार्ज नॉर्मली मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि चार्जेस कैसे निकालने हैं। तो अगर आपको ना पता चले तो आप सोल्यूशन ले लीजिए, जैसे ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर का चार्ज कैसे निकाला था मैंने, याद है आपको? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में मैंने कॉपर का चार्ज कैसे निकाला था? मैंने कहा था ये कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर का चार्ज निकालना है, वो हमें नहीं पता। सल्फेट पूरा का पूरा कितना होता है, -2, पूरा सल्फेट। तो ये x हो गया, प्लस हो गया, -2। ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है, इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, +2। तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +2। तो इस तरह से आप चार्ज जो है वो निकाल भी सकते हैं और धीरे धीरे आपको याद भी हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था आपका थर्ड न्यूमेरिकल बच्चे। थर्ड न्यूमेरिकल के बाद हम विल कम टू द फोर्थ न्यूमेरिकल। ठीक है, इसकी पिक्स भी मैं आपको डेफिनेटली आई विल बी सेंडिंग टू यू। फोर्थ न्यूमेरिकल, हाँ जी, फोर्थ न्यूमेरिकल में उसने कहा है या विजिबल, ओके। फोर्थ न्यूमेरिकल में उसने कहा है कि सिल्वर की इलेक्ट्रो डिपोजिशन करनी है एक मेटेलिक वेसल के ऊपर, यानी आपने सिल्वर को इलेक्ट्रो डिपॉजिट करना है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशन की हेल्प से एक मेटल की वेसल के ऊपर या एक मेटल की वेसल के ऊपर सिल्वर को डिपॉजिट करना है। और उस मेटल की वेसल का जो सरफेस एरिया है 800 क्यूबिक सेंटीमीटर है। और जब आप सिल्वर उस मेटेलिक वेसल के ऊपर डिपॉजिट कर रहे हैं तो करंट 3 घंटे के लिए 0.2 एम्पेयर पास कर रहे हैं। तो आपने इस न्यूमेरिकल में ये बताना है कि सिल्वर की जो थिकनेस है उस मेटेलिक वेसल के ऊपर वो कितनी है, और सिल्वर की डेंसिटी भी गिवन है, सिल्वर का मास भी गिवन है। मास उन्होंने एटॉमिक 107.92 दिया है, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 108 ले लूँगा। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका मास, सिल्वर का कितना मास मेटेलिक वेसल के ऊपर डिपॉजिट हुआ है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। तो Z की वैल्यू इक्वलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन 96,500 इंटू आई 0.2 एम्पेयर है। करंट टाइम जो है 3 आवर्स है, तो 3 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3 इंटू 60 इंटू 60। टाइम को मिनट में भी नहीं लेना, सेकंड आवर्स में भी नहीं लेना, सेकंड्स में लेना, क्योंकि सेकंड इंटरनेशनल यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, तो अब इक्वलेंट मास रह गया सिल्वर का, वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर अपॉन चार्ज ऑन सिल्वर अपॉन 96,500 इंटू 0.2, 3 इंटू
60 इंटू 60, ये 10,800 आ जाता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो एटॉमिक मास सिल्वर का 108 है। सिल्वर के ऊपर चार्ज 1 होता है अपॉन 96,500 इंटू 0.2 इंटू 10,800। तो सिल्वर का मास जो कि मेटेलिक वेसल के ऊपर डिपॉजिट होगा 2.417 ग्राम डिपॉजिट होगा। आपके पास सिल्वर का मास निकल आया जो कि मेटेलिक वेसल के ऊपर डिपॉजिट होगा। अब आप इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन डेंसिटी। मास हमने सिल्वर का निकाल लिया है, डेंसिटी हमें गिवन है। तो हमारा वॉल्यूम जो डिपॉजिट हुआ है मेटेलिक वेसल के ऊपर सिल्वर का, वो निकला 0.2307 क्यूबिक सेंटीमीटर। ग्राम के साथ ग्राम कट गया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम डिपॉजिट हो गया। अब वॉल्यूम को थिकनेस में कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल, थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम हमने निकाल लिया, एरिया हमें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में मेटेलिक वेसल का 800 क्यूबिक सेंटीमीटर, 800 क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं, 800 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। 800 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है। तो इसकी कटिंग करेंगे तो थिकनेस डिपॉजिटेड आ जाएगी 2.88 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। यानी कि सिल्वर की जो थिकनेस मेटेलिक वेसल के ऊपर डिपॉजिट होगी वो होगी 2.88 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में भी है। तो ये सॉल्व वाला करेंगे तो अनसॉल्व में भी निकल जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। ओके फाइन। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ न्यूमेरिकल। उसमें उसने कहा है, फिफ्थ न्यूमेरिकल में कहा है कि आप एसिडिलेटेड वाटर, यानी कि वाटर जिसमें आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्स्टेंट सिल्वरिक एसिड की डाली हुई हैं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो हाइड्रोजन गैस जो है ऑब्टेन होती है एट रेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड एट एनटीपी कंडीशंस। व्हाट शुड बी द करंट पास्ट, यानी कि आई निकालना है। क्यू किसके इक्वल होता है? आई इंटू टी के। आई किसके इक्वल हो गया? क्यू अपॉन टी के। इसका मतलब क्यू आपको निकालना चाहिए। तो क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर एट एनटीपी हाइड्रोजन गैस, मतलब 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर हाइड्रोजन एट एनटीपी रिक्वायर 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि ये 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे आया? हाइड्रोजन के एक कटायन जो है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो H बनेगा। तो वो कुछ नहीं होता, अगर 2 हाइड्रोजन प्लस हैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो H2 बनता है। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उतने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। तो 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी रिक्वायर्स 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें चाहिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी 8,616 कूलम। ये आपका Q निकल आया। अब करंट निकालना है। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो जो सॉरी इट शुड बी 8.616। ओके, तो Q आपका निकला है 8.616 कूलम अपॉन टाइम गिवन हेयर इज पर सेकेंड, 1 सेकेंड। तो करंट आपका जो है वो कूलम पर सेकेंड यानी कि एम्पेयर में निकल आएगा। ठीक है, तो ये भी आएगा 8.616 कूलम पर सेकेंड। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर इन द एम्पेयर।
गॉट इट? हो सकता है कि कई बच्चों को ये ना पता हो कि 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये कहाँ से आया। जो एक मोल कोई भी गैस होती है ना, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर के उसका जो एक मोल होता है 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो हाइड्रोजन गैस का जो एक मोल है 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस को प्रोड्यूस कर रहा है एनटीपी पे, और इसके लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस हो हाइड्रोजन की तो कितने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है? दैट इज 8.616 कूलम। ये क्यू निकालने का तरीका है। बाकी ये तो इजी है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। गॉट इट बेटा? तो 6 न्यूमेरिकल पे आते हैं। 6 न्यूमेरिकल में कहा गया कि करंट है 4 एम्पियर का, इसको 1.5 घंटे के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से पास किया गया। मास जो है कॉपर का डिपॉजिट हुआ 3.2 ग्राम, ऑलरेडी उसने दे दिया। कैलकुलेट द करंट एफिशिएंसी। कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर को डिपॉजिट कर देगा। तो हमने क्या करना है कि 2 बार Q निकालना है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू या Q इज इक्वल टू W अपॉन Z, मतलब I इंटू टी नहीं आगे यूज़ किया, वो हम सेकेंड पार्ट में यूज़ कर लेंगे। W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू या Q इज इक्वल टू W अपॉन Z। W यानी कि मास, ये हमें गिवन है 3.2। Z इक्वलेंट मास सब्सटेंस का अपॉन 96,500। इक्वलेंट मास वंस अगेन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास अपॉन चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इज 2 अपॉन 96,500। तो 2 भी ऊपर चला जाएगा, 96,500 भी ऊपर चला जाएगा, तो Q आपका निकल गया 9,726 कूलम। ये इक्वेशन 1 होगी। अब आप Q को दोबारा से फाइंड आउट कर सकते हो करंट और टाइम को यूज़ करके। तो करंट हमें 4 एम्पियर गिवन है, टाइम हमें 1.5 घंटा दिया है, तो 1.5 आवर दिया है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका जो Q निकलेगा 21,600 कूलम निकल आएगा। तो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है और एक थ्योरेटिकल सिचुएशन है। तो करंट एफिशिएंसी हमने निकालनी है। तो जो प्रैक्टिकल एफिशिएंसी है या प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसके Q को, जो थ्योरेटिकल है उसके Q को, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करके इनटू 100 कर देना है अगर आपने एफिशिएंसी निकालनी है करंट की। यानी फर्स्ट Q को सेकंड Q से डिवाइड कर रहे हैं, इनटू 100 कर रहे हैं, तो आपकी जो करंट एफिशिएंसी निकल रही है वो निकल रही है 45%। आप चाहें तो ये न्यूमेरिकल्स आपकी जो रेफरेंस बुक है उसमें भी रेफ़र कर सकते हैं, बट यू विल फाइंड दोज बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि उनमें जो लैंग्वेज और मेथडोलॉजी यूज़ की हुई है वो I don't think you will be able to understand very fastly. Some amongst you definitely may be able to understand, but most of you will not be able to understand. So I've done it like this. अगर आप किताब में से भी रेफ़र करना चाहें और अगर आपको लगे कि बुक वाला ज़्यादा ईजियर है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे कि ये वाला ज़्यादा ईजियर है मेथड तो आप ये फॉलो कर लीजिए। मैंने 2 Q निकालने हैं। Q एक निकाला मैंने जो मास उन्होंने दिया था उसकी हेल्प से, दूसरा Q मैंने निकाला है I इंटू टी की हेल्प से। तो फर्स्ट Q को सेकंड Q से डिवाइड करा इंटू 100 करा, तो फिर मेरी करंट की, मेरी नहीं यानी कि इस रिएक्शन की करंट एफिशिएंसी जो है वो निकल आएगी 45%।
ठीक है, एक और न्यूमेरिकल मैं आपको फेरेडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का करवाना चाहता हूँ। तो फेरेडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में उसने कहा है कि आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट सेल हैं, एक सेल में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, दूसरे में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया। जब उसने यही कह दिया तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि यहाँ पे फेरेडेज का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लगेगा। तो करंट इसमें पास किया जा रहा है 2.5 एम्पेयर और ये कंसिस्टेंटली दोनों सोल्यूशन में से पास कर रहा है जब तक 1.078 ग्राम सिल्वर एक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट नहीं हो जाता एक बीकर के अंदर। कहते हैं कि कितना टाइम लगेगा अगर कॉपर को डिपॉजिट होना होगा दूसरी बीकर की इलेक्ट्रोड के ऊपर और कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा। और एटॉमिक मास सिल्वर का 107.8 जिसको मैं 180 ले लूँगा चलो, एंड कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 गिवन है। तो स्टेप 1 में मुझे ना टाइम निकाल लेना चाहिए क्योंकि W = Z × I × T है। तो मेरे पास मास गिवन है, ये किसके लिए है? कॉपर के लिए। तो स्टेप 1 W = Z × I × T, T = W/Z × I। मास हमें गिवन है, कॉपर का जो डिपॉजिट हुआ 1.078 ग्राम, Z इक्वलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन 96,500 होता है और करंट उसने कहा था कि दोनों बीकर में पास कर रहा है 2.5। इक्वलेंट मास सिल्वर का किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास अपॉन चार्ज। एटॉमिक मास 108 गिवन है, चार्ज 1 ही होता है सिल्वर पे। ये आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए अपॉन यहाँ पे जो 96,500 था ये ऊपर चला गया था, ठीक है, ये ऊपर चला गया था। तो हमारे पास आ गया 1.078, 96,500 ऊपर चला गया। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108, चार्ज इसका 1 इंटू करंट 2.5, तो टाइम निकला 385 सेकेंड, जिसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 6 मिनट 25 सेकेंड है। तो अब हमने ये जो सारा कुछ कैलकुलेट किया है ये सिल्वर के लिए कैलकुलेट किया क्योंकि यहाँ पे लिखा था 1.078 ग्राम ऑफ सिल्वर वर डिपॉजिटेड, ठीक है, सॉरी मुझसे गलती से शायद कॉपर बोला गया, सिल्वर, ये सिल्वर के लिए डिपॉजिट सिल्वर के लिए कैलकुलेट किया गया। और अब उसने पूछा है व्हाट मास ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। अब कॉपर का मास कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, W = Z × I × T। I की वैल्यू आपको गिवन है, T आपने निकाल लिया है फर्स्ट इक्वेशन से, ये फर्स्ट सेल से सिल्वर वाले से, ठीक है। तो ये स्टेप 2 है आपका कि आपने कैलकुलेट करना है मास कॉपर के लिए। सिल्वर के लिए आपने टाइम निकाल लिया क्योंकि उसमें मास भी गिवन था और उसमें आपका करंट भी गिवन था, टाइम नहीं गिवन था। तो टाइम W = Z × I × T करके निकाल लिया। तो W गिवन था सिल्वर का, I भी गिवन था, Z हम निकाल सकते थे, T हमने निकाल लिया। इस T को सेकंड पार्ट में यूज़ कर लेना स्टेप 2 में, क्योंकि दोनों सेल जो हैं, पहला सेल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन वाला है, दूसरा कॉपर सल्फेट वाला है, दोनों में करंट जो है सेम टाइम के लिए पास हो रहा है। तो आप ये वाला टाइम जो है 385 सेकेंड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़ करने के बाद कॉपर का मास जो है वो आएगा 0.3166 ग्राम, ठीक है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रेक्टिफाई
फ्रॉम वेयर माई टंग हैव स्लिप्ड। स्टेप 1 जो है वो सिल्वर के लिए है, क्योंकि ये जो मास डिपॉजिट हुआ है 1.078 ग्राम, वो सिल्वर का था, गलती से कॉपर लिखा गया था, उसको रेक्टिफाई करके सिल्वर कर दिया। तो सिल्वर का W भी गिवन था न्यूमेरिकल में, Z भी गिवन था, I भी गिवन था, T नहीं गिवन था। तो T हमने केस 1 से निकाल लिया, इसको केस 2 में पुट कर लिया, कॉपर वाले में, जिसमें कॉपर का W निकालना था, तो उसमें T हमने फर्स्ट में से निकाल लिया। तो ऐसा क्यों कि हमने फर्स्ट केस का जो T है सेकंड केस में क्यों यूज़ कर लिया? क्योंकि दो सेल्स हैं, फेरेडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, एक में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, एक में कॉपर सिल्वेट सोल्यूशन है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और सेम करंट पास किया गया है, सेम टाइम के लिए पास किया गया है। तो अगर आपको केस 1 में टाइम मिल जाता है तो आप उसको केस 2 में, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, कॉपर सल्फेट वाले सेल में, जिसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड्स हैं या इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, उसमें क्यों नहीं पुट कर सकते? उसमें आप डेफिनेटली पुट कर सकते हैं। So I'm very sure कि these 7 numericals are very clear to you. तो unsolved exercise the reference book that has been suggested to you, आप उससे कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। जो प्रॉब्लम्स आएंगी आप वो मुझे सेंड कीजिएगा, नंबर आप मुझे भेजिए, स्टेटमेंट भेजिए, that I'll solve, make a video and I pass on to you. Thank you very much. We call it a day.